नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर विद बर्बाद वालिया में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर आपका एकलव्य कंप्यूटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, सॉफ्टवेयर टॉपिक का परिचय देखा था। दोस्तों, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में देखा था अपन ने कि सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नाम देखा था, हमने कहा था कि सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। साथ ही साथ मैंने बताया था कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए आवश्यक होता है, जिसके बिना कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करता है, उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे पहला प्रकार देखा था, जिसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, आज की क्लास में इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे और ये हमारे सॉफ्टवेयर टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये की कि जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, या कंप्यूटर कैसे काम करता है, कौन ऐसा होता है हमारे कंप्यूटर में जो इन पूरी चीजों को मैनेज करके रखता है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं वापस जिक्र कर देता हूं कि हम लोग कंप्यूटर की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसका ये दूसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथियों, सिंपल सा एक शब्द है कॉन्फ़िगरेशन। आप सभी ने सुना होगा कि कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर का भी होता है, कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर का भी होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारे पास 4G सेट है तो उसमें 5G सिम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। अगर आपके पास 3G सेट है, उसमें 4G सिम काम नहीं करेगी। समझाने का मतलब हुआ कि आप जिस प्रकार के एप्लीकेशन, जिस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आप लोगों के पास हार्डवेयर होना चाहिए और उसी के अनुसार सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के हर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज या नियंत्रित करने का काम करता है। उदाहरण लेते हैं, चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि अंदर ही अंदर हमारे पास कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है वो रखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग कहें कि यहाँ पर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके बाहर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसके बाहर होता है यूजर। दोस्तों, जो यूजर यानी आप और मैं होते हैं, वो डायरेक्ट किसी सॉफ्टवेयर से बात ना करके इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, इस हार्डवेयर के थ्रू कंप्यूटर से इंटरेक्ट रहते हैं। समझाने और बताने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या और सारे सॉफ्टवेयर, उन सभी के बीच में एक संयोजन या कड़ी का जो कार्य करता है, उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझाने और बताने वाली बात ये भी साथ ही साथ, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। समझाने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कि कंसेप्ट क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, किस प्रकार से पूरा सिस्टम काम करता है। साथियों, हम लोगों ने पहले क्लास में सुना है, पढ़ा है कि जो मेमोरी होती है उसमें परमानेंट मेमोरी भी होती है, टेम्परेरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है और रैम भी होती है। अगर अपन बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में इंस्टॉल रहता है। जब भी कंप्यूटर रन होता है तो वो हार्ड डिस्क से रैम के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, उस सेकेंडरी स्टोरेज में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, और वहां से किसके अंदर लोड हो जाता है, रैम में। मैं ये बता रहा हूं कि कंप्यूटर चालू होने का मतलब, स्टार्ट होने का मतलब होता है दोस्तों, होता है जिसे कहा जाता है बूटिंग। यानी कंप्यूटर चालू होने की प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। और वास्तव में बूटिंग का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी मेमोरी से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड होने की जो प्रोसेस होती है, उसे ही तो बूटिंग के नाम से जाना जाता है। तो पहला काम कंप्यूटर का होता है कि उसे बूट करना है, और बूट करने का मतलब हो गया सेकेंडरी मेमोरी से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें लोड हो गया, रैम में।
कई बार रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता है, मतलब विंडो खराब हो गई, कंप्यूटर खराब हो गया, फिर आपको अलग से आपके कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करवाना होता है। दो प्रकार की बूटिंग का अपन लोग यूज करते हैं। पहला बूटिंग होता है, इसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, जिसका नाम होता है, पहला बूटिंग है कोल्ड और दूसरा बूटिंग होता है वार्म। मतलब हुआ कि पहली बार अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं उसे कोल्ड बूटिंग के नाम से जाना जाता है, और रीस्टार्ट करने की प्रोसेस या रीबूट करने की प्रोसेस को वार्म बूटिंग कहा जाता है। वापस कहते हैं कि कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के अपना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता। इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिसे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें और कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए कार्य क्या करता है, किस प्रकार पूरे सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, बात करते हैं। जैसे छोटा सा वर्ड मैंने पहले बोला था 2 मिनट पहले कि कॉन्फ़िगरेशन। मैं कहता हूं कि आप एक पैंट और शर्ट खरीद के लाते हो, नई होती है तो शौक होता है उसी पैंट के ऊपर वही शर्ट अपन पहनते। प्रैक्टिकल बात करूं तो क्या कभी वो कभी पैंट हमें मना करती कि इसके साथ मत पहन, आप जो मर्जी धुली ये पहन लो। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा होता है कि अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का कोई एप्लीकेशन है तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में काम करेगा, ये जिम्मेवारी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। यानी कंप्यूटर में कोई भी छोटे से छोटा काम हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करने से लेकर उन्हें कार्य करने की क्षमता देने तक की पूरी जिम्मेवारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। साथियों, जितने भी डेवलपर होते हैं जो डेवलपिंग का काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखकर ही प्रॉपर डेवलपिंग का कार्य करते हैं या उसे मैनेज करते हैं। दोस्तों, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई सिस्टम काम नहीं करता है, इसको आधार मानकर सारी चीजें काम में ली जाती है। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले 2 चीजों का और ध्यान में रखें, जिनका प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, सबसे पहला शब्द है CUI और दूसरा शब्द होता है GUI। आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। CUI का मतलब होता है, C को बोलते हैं कैरेक्टर, और U का मतलब होता है यूजर, और I का मतलब होता है इंटरफेस। साथियों, पिछली बार पटवारी के एग्जाम में इस GUI का फुल फॉर्म पूछा गया था। G का मतलब होता है ग्राफिकल, U का मतलब होता है यूजर, और I का मतलब होता है इंटरफेस। ये 2 शब्द सुनने को तो बहुत छोटे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट में इनका बहुत अलग महत्व है। फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। दूसरा एक और सवाल बन जाएगा कि CUI क्या होता है, कैसे काम करता है, GUI क्या होता है, कैसे काम करता है। तो वापस CUI की बात करते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। साथियों, पुराने जमाने में जब बात करें आज से 10, 15, 20, 30 साल पहले, जब कंप्यूटर सबसे पहले आया था, तो जितने उपकरण कंप्यूटर से आज जुड़ रहे हैं ना, तो वो सारे उपकरण पहले नहीं जुड़ते थे। उस समय कंप्यूटर से जो उपकरण जुड़ते उसमें कीबोर्ड एक प्रमुख था। यानी पहले जो कंप्यूटर का स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस या इन कार्य करने के जिसका इस्तेमाल किया जाता था, वो आपका कीबोर्ड था। हर काम कीबोर्ड से होता था, कमांड से होता था। तो पुराने जमाने में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम का इस्तेमाल होता था, उनमें CUI का ही इस्तेमाल करते थे। CUI में आपको कमांड याद रखकर काम करना होता है। एक जने ने मुझे क्लास में सवाल किया था कि सर, क्या मैं इस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड यूजर इंटरफेस बोल सकता हूं क्या? नहीं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को आप कमांड यूजर इंटरफेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप चाहो तो इसे कह सकते हो कमांड लाइन इंटरफेस। बताने का मतलब हुआ कि आप जिसमें कमांड या आदेश से काम करते हैं, और CUI में आप एक साथ एक से ज्यादा आदेश नहीं दे सकते हैं, केवल एक ही आदेश दे सकते हैं। एक और बात अपन करें कि CUI जो होता है उसे तो कैरेक्टर बेस्ड काम करते हैं, GUI में चित्र देखकर काम में लिया जाता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको किसी दोस्त का लैपटॉप मिल गया, जैसे किसी दोस्त का आपको कंप्यूटर मिल गया, तो आपने कोई वीडियो ऑडियो चला रखा था या गाना चला रखा था, उसे बंद करने के लिए क्या करते हैं? देखो, ये ऊपर ही ऊपर ऐसे क्लोज का चिन्ह बना होता है। हम लोग इस क्लोज पर एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यस पर क्लिक करते हैं। अगर क्लोज पर क्लिक किया, यस पे किया तो बंद हो गया, ठीक है। वरना क्या हम रुक जाते हैं क्या? नहीं,
एक दो बार कोशिश तो और करते होंगे। आपने पहली बार क्लोज पे क्लिक किया, यस पे किया, गाना बंद हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो हमने क्या किया साथियों, वापस से क्लोज पर क्लिक करके किस पे क्लिक किया, नो पर। कितनी बार ट्राई किया, 2 बार। क्या हम 2 बार ट्राई करके रुक गए क्या, नहीं। उसके बाद फिर हमने तीसरी बार ट्राई किया और इस बार क्लोज क्लिक करने के बाद किस पे क्लिक कर दिया, कैंसिल पर। क्या इन तीनों प्रक्रियाओं के बाद मेरा जो एप्लीकेशन था, मेरा जो वीडियो था, मेरा जो ऑडियो था, वो बंद हो गया क्या? अगर बंद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जिसका लैपटॉप या कंप्यूटर उससे बोलते हैं भाई बंद कर दे। मेरे कहने का मतलब यहां से हमने चित्र देखा क्लोज का और प्रतिक्रिया दे दी, इसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पुराने जमाने में ज्यादातर अपन MS DOS का इस्तेमाल करते थे, वहां पर हर काम कमांड से करना होता था। मतलब अनुभवी व्यक्ति जिसे शॉर्टकट की और कमांड याद है वो काम कर सकता है GUI CUI में, और जिस व्यक्ति को कमांड याद नहीं है, कम अनुभवी है, या हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मैं दोनों का एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं MS DOS। MS DOS का मतलब हुआ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिंगल यूजर या फिर अपन कहें कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करने वाला था। आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपन इस्तेमाल में ले रहे हैं, जैसे विंडोज हो गया, वो भी आपका एक मल्टी यूजर होता है, साथ में ग्राफिकल यूजर पर काम करता है। तो इन दोनों की परिभाषा, इन दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध हुआ। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड पर काम करता है उसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं, और जो चित्र देखकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं उसे बोलते हैं अपन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। साथियों, ये क्यों यूज किया गया, क्या इनका मतलब निकला, ये हम लोग साथ के साथ देखते जा रहे हैं। इस समय अगर बात करें, हमें कंप्यूटर में कार्य करना है, कार्य करना, कंप्यूटर का उपयोग लेना ही तो इंटरफेस है। तो कोई भी मानव अगर इंटरफेस करना चाहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस कराता है। तो सवाल बन जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच इंटरफेस करता है, या ये CUI और GUI किसके बीच इंटरफेस करता है? तो ये CUI और GUI इंटरफेस करता है मानव व मशीन के बीच, या ऐसे बोल दे हार्डवेयर और यूजर के बीच। कई बार इंग्लिश में सीधा दिया जाता है, ये इंटरफेस का काम करते हैं M2M। M2M का मतलब हो गया मानव टू मशीन। अब बात बनती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में कौन से कार्य करता है, किस प्रकार के कार्य कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संपन्न किए जाते हैं, या किस प्रकार के कार्यों में ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है। तो साथियों, कई बार तो सीधा प्रश्न पूछ के बात कर लेता है, कई बार हमसे थोड़ा घुमा देता है। बात करते हैं दोनों चीजों की। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला कार्य होता है जिसे बोलते हैं हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी रिसोर्स का क्या करना, प्रबंध करना। रिसोर्स को बोलते हैं संसाधन। कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर किस समय यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, वो जिम्मेवारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। साथियों, अगर कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद सोचो, क्या कंप्यूटर में फाइल मैनेजमेंट होता है, क्या फाइलों का प्रबंध होता है क्या? हाँ, वो भी जिम्मेवारी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। तीसरे नंबर पे बात करें, मेमोरी का प्रबंध करना, मेमोरी का मैनेजमेंट करना भी जिम्मेवारी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। अगर बात करें नंबर 4 पर, इनपुट मैनेजमेंट करना, ये जिम्मेवारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। नंबर 5 पर अगर कहें आउटपुट मैनेजमेंट करना, ये भी इसी की जिम्मेवारी होती है। 6 नंबर पे बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट, ये भी इसी की जिम्मेवारी होती है। 7 नंबर पे बात करें CPU मैनेजमेंट, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेवारी होती है। समझाने वाली बात ये बनी कि कंप्यूटर में जितने भी कार्य किए जाते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट से लेकर CPU मैनेजमेंट तक, वो सभी के सभी कार्य करने की जिम्मेवारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उन ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम अपन यूज करते हैं। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूजर काम कर सकता है, एक ऐसा जिसमें एक से ज्यादा यूजर काम कर सकता है। उन दोनों का फर्क निकलता है, जिनका मतलब बन जाता है। पहला होता है जिसे कहा जाता है सिंगल यूजर, और दूसरा होता है जिसे कहा जाता है मल्टी यूजर।
अगर हम बात करें सिंगल यूजर, नाम से पता चल रहा है जिसमें एक बार में केवल कितने यूजर काम कर सकते, एक यूजर काम कर सकता है, उसे कहा जाता है सिंगल यूजर। और इसमें एक बार में एक से ज्यादा या एक साथ अधिक उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं, उसे कहा जाता है मल्टी यूजर। सिंगल यूजर जो होता है वो काम करता है CUI पर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे, यानी हर एक काम कमांड बेस्ड होता है। मल्टी यूजर होता है वो काम करता है GUI पर, ग्राफिकल इंटरफेस पर, यानी इसमें जो काम होता है वो कीबोर्ड से भी हो सकता है और कमांड से भी हो सकता है। जनरल बात करें, एक प्रश्न बना देते हैं इसका, ऐसा डिवाइस जो इन दोनों में काम करता है, तो ऐसा डिवाइस जो इन दोनों में काम करता है दोस्तों, वो केवल और केवल कीबोर्ड है। क्योंकि पहले कीबोर्ड से काम होता था, आज भी कीबोर्ड से काम होता है। क्या माउस का इस्तेमाल इन दोनों में किया जा सकता है? क्या नहीं, माउस केवल मल्टी यूजर या इस GUI में ही काम आता है। और बात करें इस सिंगल यूजर में केवल एक ही यूजर या उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है, इसमें एक से ज्यादा उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। उदाहरण पूछ लेते हैं, सिंगल यूजर में केवल एक नाम हम लोग देखते हैं, MS DOS जो होता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मल्टी यूजर की बात करें तो इस MS DOS के अलावा जितने भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर के अंदर ही आते हैं। चलिए इन सब के साथ थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, हम कहते हैं कि जो अपना कंप्यूटर होता है बहुत सारी प्रोसेस करता है। कैसे प्रोसेस करता है, कैसे उन प्रोसेस का उपयोग करता है। एक दिन हम क्लास में पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते हमने एक बच्चे को बोला कि क्लास से बाहर चला जा, या मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मोबाइल बंद कर दीजिए। अब आप वीडियो देख रहे हैं और मैंने कहा मोबाइल बंद कर दीजिए, तो कुछ लोगों के दिमाग में तो अलग अलग विचार आ रहे होंगे कि भाई ये मोबाइल बंद करने के लिए क्यों बोल रहा है, मेरा नेट है, मेरा मोबाइल है, मैं वीडियो देखूं ना देखूं मैं स्वतंत्र हूं। तो मेरे कहने का मतलब, मेरी एक कमांड पर आपके दिमाग में लाखों प्रतिक्रिया आई होगी। मैंने तो केवल आपको इतना ही कहा था कि कंप्यूटर बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, क्लास से बाहर चले जाइए। यानी जो हमारा कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारी प्रोसेस करता है साथियों। उसमें दो प्रोसेस का नाम ज्यादातर अपन यूज करते हैं। दो प्रोसेस में कौन कौन सी है? एक प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसे कहते हैं हम लोग, बैकग्राउंड प्रोसेस। दूसरी होती है जिसे बोलते हैं फोरग्राउंड प्रोसेस। दो प्रकार की प्रोसेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार से कार्य करता है। पहला होता है बैकग्राउंड, दूसरा होता है फोरग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब हुआ, जैसे मैंने अभी कहा था, मैंने कहा कि आप क्लास से बाहर चले जाइए, तो जैसे ही मैंने ये प्रश्न कहा क्लास से बाहर जाइए या मोबाइल बंद कीजिए, तो आपके दिमाग में 10 प्रकार के विचार आए होंगे। वो सभी के सभी विचार बैकग्राउंड है। मैंने आप लोगों को कहा कि ये काम कीजिए, मैंने जो आदेश दिया उसे बोलते हैं फोरग्राउंड। यानी ऐसी सारी प्रोसेस जिसमें उपयोगकर्ता शामिल होता है उसे फोरग्राउंड कहा जाता है। और ऐसी प्रोसेस जो कंप्यूटर अपने आप करता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बैकग्राउंड प्रोसेस कहा जाता है। दोस्तों, फोरग्राउंड प्रोसेस की संख्या कम होती है और बैकग्राउंड प्रोसेस की संख्या काफी ज्यादा होती है। यानी एक आदेश देने पर कंप्यूटर बहुत सारा कार्य करता है, उसे कहा जाता है बैकग्राउंड प्रोसेस। और जो एक आदेश या इनपुट का कार्य हम लोगों ने किया है उसे कहा जाता है फोरग्राउंड प्रोसेस। यानी उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर में इनपुट का कार्य करना तो फोरग्राउंड होता है, और उस पर प्रोसेस करके आउटपुट देने तक का काम होता है बैकग्राउंड। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज करता है, या हम कह दें कंप्यूटर एक सिस्टम पर कार्य करता है, उसे प्रोसेस सिस्टम बोलते हैं। प्रोसेस के अलग अलग स्टेप होते हैं, उनके बारे में भी अगली क्लास में बात करेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं बोलूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का प्रोसेसिंग सिस्टम ही है। तो कौन कौन से प्रोसेसिंग सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से प्रोसेसिंग सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसके बारे में बात करेंगे, बैच प्रोसेसिंग। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से प्रोसेस करेगा? तो पहला तरीका हो सकता है कि बैच बनाकर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करे। उदाहरण लेते हैं, जब भी कभी आप लोगों ने 11th 12th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम दिया होगा,
तो आप लोगों ने देखा होगा अगर क्लास में 60, 70, 100 विद्यार्थी हैं तो उसमें 20 या 30 विद्यार्थियों का एक बैच बनाया जाता था। बैच बनाकर ही प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता था। क्या पहला बैच पूरा होने से पहले दूसरे बैच को उस क्लास में जाने की परमिशन दी जाती थी क्या? नहीं, हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं होता था। जब तक पहला बैच पूरा नहीं होता तब तक हमारा सीपीयू कोई दूसरा या एग्जामिनर कोई दूसरा कार्य नहीं करता था। पहले बैच का ओरल लेता, पहले बैच की कॉपी कराता, पहले बैच का प्रैक्टिकल लेता, उसके बाद ही दूसरे बैच को एंट्री मिलती। तो सबसे पुराना जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसी का नाम है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। बैच के बाद नंबर 2 पर आता है जिसे बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो वास्तविक समय पर आधारित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम है, या मैं कह दूं कि फायर अलार्म है। अलार्म कब बजेगी भाई? अलार्म बजती है आग लगने पर। अच्छा ये बताओ, अलार्म आग लगने से 2 मिनट पहले बजेगी क्या? नहीं। क्या 2 मिनट बाद बजेगी क्या? नहीं। जैसे ही आग लगी उसके जस्ट बाद में अलार्म बजेगी। मतलब हुआ कि पहले कौन सा कार्य होना चाहिए? आग लगने वाला, फिर तो अलार्म आएगी। रियल टाइम का मतलब हुआ जो वास्तविक समय पर ही आधारित होता है। इस रियल टाइम को एम्बेडेड के नाम से भी जाना जाता है। रियल टाइम के बाद नंबर 3 पर जिसका नाम आता है उसे हम लोग जानते हैं टाइम शेयरिंग, जिसे कहते हैं टाइम शेयरिंग। यानी सीपीयू एक से ज्यादा प्रोसेस के बीच स्लाइस बनाकर अपना टाइम शेयर करता है, उसे कहा जाता है टाइम शेयरिंग सिस्टम। नंबर 4 पर बात करें तो एक होता है जिसे कहते हैं मल्टी प्रोग्राम, यानी हमारा सीपीयू एक से ज्यादा कार्यों को पूरा करता है, उसे कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। नंबर 5 पर बात करें तो एक और नाम है जिसे कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि हमारे पास एक से ज्यादा सीपीयू है जो पैरेलल प्रोसेस कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के हैं, सिंगल यूजर, दूसरा मल्टी यूजर। उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस होती है उसी के आधार पर उन ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल दें या प्रोसेसिंग सिस्टम को, ऐसे अलग अलग 4 या 5 प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं। पहला होता है बैच, दूसरा होता है रियल टाइम, तीसरा होता है टाइम शेयरिंग, चौथा होता है मल्टी प्रोग्रामिंग और 5वां होता है मल्टी प्रोसेसिंग। 2 और बातें, आपने कभी नाम सुना होगा, किताब पढ़ी कहीं कंप्यूटर की, तो एक होता है लीफो, एक होता है फीफो। इन 2 शब्दों का मतलब भी अपन बात करें। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक वस्तु होती है तो इंसान भी उस एक वस्तु को पाने के लिए 2, 3, 4 व्यक्तियों से कंपटीशन करता है। जैसे उदाहरण यही तो ले रहे हैं कि आप सभी को चाहिए नौकरी, क्या सभी को नौकरी मिलेगी? क्या कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो इस एक नौकरी को पाने के लिए कम से कम 10, 20, 50, 100 लोगों में कंपटीशन है, तो एक किसी योग्य व्यक्ति को मिल जाएगी। तो भाई कंप्यूटर में भी अगर एक साथ बहुत सारी प्रोसेस आ रही है, बहुत सारे कार्य आ रहे हैं, तो पहले वो कौन से को करेगा? तो वो इन तकनीक को फॉलो कर सकता है, इन तकनीक को फॉलो कर सकता है। या कंप्यूटर कह सकता है भाई ये तो मेरा भाई है, पहले मैं तो इसका काम करूंगा। ऐसा नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर अलग अलग तकनीक, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग प्रोसेस फॉलो करता है। लिफो का मतलब नाम से पता चल रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आएगा उसका काम कंप्यूटर पहले करेगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे सीढ़ियां होती है, स्टेयर्स जिसे बोलते हैं। अपन लोग जिस सीढ़ी पर सबसे पहले पैर रखेंगे आते टाइम वो सबसे अंतिम होगी, यानी जिस पर आपने सबसे अंत में पैर रखा है वो सबसे पहले आएगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसे बोलते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, ईंट और पत्थर अपन लगाते हैं मकान बनाने के लिए। जो ईंट हमारे घर में सबसे पहले आई उसका यूज सबसे लास्ट में होगा, हो सकता है हम लोग उसका यूज करें ही नहीं। शादी ब्याह में प्लेट रखी हुई देखी होगी आप लोगों ने, सबसे नीचे जो प्लेट रखी है सबसे पहले उसी का नंबर आया, सबसे ऊपर वाली प्लेट रखी है उसका नंबर सबसे लास्ट में आया था। लेकिन जब हम उठाएंगे तो सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाते हैं? ऊपर वाली। बताने का मतलब हुआ कि ये पूरी टेक्निक काम करती है लास्ट इन फर्स्ट आउट पर। एक और उदाहरण बड़ा जनरल सा है, रोटी बनाते हैं जी। रोटी बनाते हैं तो अपन रोटी का एक पूरा मतलब एक के ऊपर एक रख देते हैं। उसके बाद जिस रोटी को हम लोगों ने सबसे पहले बनाया, तो भाई खाने में नंबर किसका आएगा सबसे पहले? जो सबसे अंत में बनी उसे बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। साथियों बाड़मेर गया था मैं एक बार,
आज से 2-3 महीने पहले होली के आसपास, तो वहां का सिस्टम देखा मैंने, तो वहां तो लिफो वाली स्कीम काम ही नहीं करती है। उनका बहुत शानदार सिस्टम था। ऐसे एक एक रोटी उठा के खाने का सिस्टम नहीं है, एक साथ 3-4 लोग बैठ जाते हैं अतिथि की सेवा करने के लिए, उनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अच्छा, मेरा वहां पे मान सम्मान हुआ। तो रोटी खाने का तरीका ये है ही नहीं। उन्होंने तो क्या किया, 4-5 रोटी रखी एक साथ और चूर के खा लिया। उसमें कहा लीफो फीफो काम करेगा भाई, करता है क्या? तो भाई ये बाड़मेर साइड में लीफो फीफो काम नहीं करता, जयपुर में ही कर रहा है, जहां एक साथ अपन रोटी बना के रखते हैं। चलो कोई बात नहीं। फीफो का मतलब हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इसका नंबर सबसे पहले आएगा। लाइन बना के खड़े, क्यू जिसे बोलते हैं, एक एंड से एंट्री दूसरे एंड से एग्जिट होता है, वहां पर ये काम करता है। तो हमारा कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से इन चीजों को प्रोसेस करेगा, तो ये सारे प्रोसेसिंग सिस्टम का हम लोग उपयोग करेंगे, समझेंगे। अगली वीडियो क्लास में इन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो क्लासेस में इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।